चलिए फिर, नमस्ते। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बेटा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, या इसी को बोलते हैं वन फ्लो प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वन फ्लो प्रोडक्शन, या तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग या तो वन फ्लो प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले डायग्राम समझो। ये देखो, ये अपना इनपुट है। दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू। ये अपना इनपुट है। यस सर। ये जाते हैं अपने यूनिट वन में, अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री जाते हैं यूनिट वन में। फिर यहाँ से इस पर कुछ वर्किंग होती है, टू 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 करके जाते हैं यूनिट टू में। कहा जाते हैं यूनिट टू में। फिर यूनिट टू में और कुछ वर्किंग होती है, डिज़ाइन होती है, स्टिचिंग होती है। फिर ये जाते हैं यूनिट थ्री पे। कहाँ पर जाते हैं? यूनिट थ्री पे। और फिर यूनिट थ्री पे डिज़ाइन होने के बाद ये फाइनली जाता है, आउटपुट बनता है। क्या बनता है बेटा? आउटपुट बनता है। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो तीन यूनिट से आता है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री। अब क्या होता है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में? अपन क्या करते, एक एक यूनिट को छोटे छोटे सेल बना देते। देखो, यूनिट वन को एक सेल बनाया, यूनिट टू को एक सेल बनाया, यूनिट थ्री को एक सेल बनाया। हाँ सर, एक एक सेल बनाया। मतलब क्या होता है, अपन हर एक यूनिट को एक अलग सा इंडिपेंडेंट यूनिट बनाते कि ये यूनिट में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट वन में वो प्रोडक्ट तीन मशीन से जाता है तो उसको यूनिट वन डाल दिया। यूनिट टू में थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है तो उसमें प्रोडक्ट एक, दो, तीन, चार, पांच मशीन से जाएगा। यूनिट थ्री फाइनल प्रोडक्ट है तो सिर्फ पैकिंग के लिए जाता है तो दो ही मशीन से जाता है। तो अपन ने क्या किया, टोटल सेल्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया। नहीं तो अगर ये नहीं करते तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 10 मशीन से काम जाता। कितना हेक्टिक होता, कौन वर्कर 10 मशीन चेक करता। अब अपन ने क्या किया, छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए और हर यूनिट के लिए एक वर्कर को अपॉइंट कर दिया। यार ये एक वर्कर है या मैनेजर या सुपरवाइजर है जो भी, वो ये तीनों मशीन्स चेक करेगा। और ये हमेशा यू शेप में रहते हैं अपन, या तो यू शेप में, या इसी को ये लोग बोलते हैं इन्वर्टेड वी शेप। यू शेप या इन्वर्टेड वी शेप। आपको यू शेप ये वर्ड एग्जाम में लिखना है, मैं केस स्टडी में बताऊंगा ये क्यों लिखना पड़ता। ठीक है, लेकिन M1, M2, M3 तीन मशीन्स, तीनों में एक ही बंदा ये तीनों मशीन्स चेक करेगा। यस सर। सिमिलरली जो यूनिट टू है उसमें भले ही पांच मशीन हो लेकिन एक ही बंदा चेक करेगा, शायद कम काम होगा, फटाफट मशीनों से जाता होगा। और यूनिट थ्री में एक ही बंदा चेक करेगा। तो बेसिकली सर आप बोल रहे हो एक बड़ी सी प्रोसेस को अपन छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते जिसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के अपन छोटे छोटे सेल्स में बांट दिए। ठीक है, इसके लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो अपन पढ़ के आए हैं बेटा, पीसी प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। जो अपन पढ़ के आए हैं आपको प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी के लिए, वो मैं केस स्टडी का आई बटन में लिंक डाल दूंगा। जब केस स्टडी अपलोड करूंगा तो आप केस स्टडी से लिंक कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलिए। अब बेटा इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। सर हम याद कैसे करेंगे? बेटा तुम पहले समझो कि एडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज क्या होगी। इसमें देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, सेल्स या क्लस्टर या मेड। सर ये बनते कैसे? इसके लिए लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होते हैं या मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। अपने काम का नहीं है, सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ लॉग के कैलकुलेशन या मैथमेटिक मॉडल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें ना देखो, प्रोडक्ट को फटाफट मूव करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। जहां टाइम लग रहा है उसको अलग सा यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्ट को उसी यूनिट में डालते हैं जहां टाइम कम लग रहा हो। ठीक है, इसके लिए आपको वाइड वेराइटी चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए सेम प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ वेराइटीज चाहिए। दूसरा, इसमें वेस्ट कम करना है, इसीलिए तो अपन यूनिट्स में बांट रहे हैं। नहीं तो क्या होता था, यार ये तीन मशीन से चला गया, छोड़ना कल देखेंगे, कल ये पांच से जाएगा तो आज जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली यूनिट थ्री पे भी सेम चीज होगी। तो बेसिकली इसके चार पॉइंट है। सबसे पहले छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? सर मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पे। सेकेंड, अपन उसको फास्टली यूनिट से स्मूथली और फास्टली ट्रांसफर करते हैं। थर्ड, वेस्टेज अवॉइड करते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट्स है और एक वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट, इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफकोर्स हर चीज के होते हैं। एडवांटेजेस समझो। देखो, आपको फ्लो टाइम, स्पेस, इन्वेंट्रीज, आप फ्लो टाइम मैनेज कर सकते हो कि कितना अपने को पता है मशीन को कौन से प्रोडक्ट को कौन से मशीन में कितना टाइम लग रहा। दूसरा बेटा, अपने को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना कि समझ ले 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट बेटा यूनिट टू में, तो अपन इन्वेंट्रीज बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते। इन्वेंट्री मेंटेनेंस बहुत अच्छे हो जाता है, इन्वेंट्री मेंटेनेंस और हैंडलिंग। और वेस्ट कम होता है, मतलब ये अपना स्क्रैप कम होगा। लॉजिकल है ना, वेस्ट कम हो रहा मतलब स्क्रैप कम हो रहा। तीन पॉइंट्स तो ये हो गए। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल यूनिट वन अंडर परफॉर्म कर रहा है,
या यूनिट 2 अंडर परफॉर्म कर रहा है या यूनिट 3 अंडर परफॉर्म कर रहा है। अपने को फट से पता चल जाएगा कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है, इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन सा यूनिट बेसिकली अंडर परफॉर्म कर रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एकदम पता चल जाएगा तीनों में से कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अपने को सीधा समझ जाएगा तीनों में से कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है, यूनिट 1 कर रहा है या 2 कर रहा है या 3 कर रहा है, क्योंकि जो यूनिट में अंडर परफॉर्म होगा इमीडिएटली अपन उस बेसिक जगह जाके उसको सुधार सकते हैं। अब पता चला यूनिट 1 अंडर परफॉर्म कर रहा, फिर यूनिट 1 में आ गए, यूनिट 1 में चेक किया बेटा मशीन 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है, क्योंकि हर एक मशीन में इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट जाता है। जब मशीन 1 में प्रोडक्ट है, जब मशीन 2 में, तब अपन मशीन 1 में नहीं डालते प्रोडक्ट, पहले ये पूरे यूनिट में एक ही प्रोडक्ट जाएगा। तो अपने को इमीडिएटली पता है कि बेटा मशीन 2 में टाइम लग रहा या मशीन 3 में टाइम लग रहा। पिन पॉइंट एकदम सटीक एक्यूरेसी बता सकते हैं अपन, एकदम सटीक एक्यूरेसी, वही लिखा हुआ है। अंडर परफॉर्मिंग सेल्स और यूनिट्स आर इजीली आइडेंटिफाइड और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है ना, क्योंकि छोटे छोटे सेल है, छोटे छोटे सेल है भाई। एक एम्प्लॉय को फटाफट यहाँ काम डालना, ये मशीन काम करेगी, अगले प्रोडक्ट पे जाएगा, अगले से तीसरे पे, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। छोटी मोटी अगर कुछ मशीन में प्रॉब्लम है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस याद करो, छोटी मोटी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो वर्कर खुद ही सुधार सकता है, तो वर्कर खुद ही सुधार सकता है। टीपीएम में अपन ने ऑटोनोमस मेंटेनेंस पढ़ा, और जब आप ऐसा वर्कर को दोगे तो वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका मोरल बढ़ेगा कि भाई मैं खुद भी अच्छा हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट डालने के नहीं, मैं छोटे मोटे और काम भी कर सकता हूँ, उसका मोरल बढ़ेगा। कंपनी के लिए एम्प्लॉयज एक एसेट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, तो उनका मोरल बढ़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इनका। वर्कर्स कैन देमसेल्व्स क्योर स्मॉल प्रॉब्लम्स, दिस वुड इंक्रीज देयर मोरल। अब बेटा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अब प्रॉब्लम समझो बेटा। ये तो ठीक है यार, छोटी मोटी मशीन या डायग्राम बनाने में सिंपल है। अगर कभी यूनिट्स बदलना पड़े या सेल्स बदलना पड़े, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स कैसे बदलोगे? टन्स में मशीन होती, इतनी भारी भारी मशीन्स, क्रेन से, और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं मशीन हिलाने को। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरी मशीन्स का रीलोकेशन, हालत खराब हो जाएगी मशीन रीलोकेट करने में, हालत खराब होने वाली है मशीन रीलोकेशन में। तो बेटा मशीन के डिस्टेंसेस और मशीन का रीलोकेशन में बहुत खर्चा बैठने वाला, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कभी कभी ना कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट होते हैं जो इन तीनों के दायरे में ही नहीं पड़ेंगे, उसके लिए क्या करोगे? एक्सेप्शनलिटी नहीं कवर होती। इसमें अपन ये देखते हैं ना, वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट आ गया तो क्या, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, इसमें बेटा आपका कभी कभी ऑपरेशन टाइम बढ़ भी जाता है, क्योंकि देख एक एक वर्कर, एक एक बंदा देखेगा, कभी अगर वो स्लो हो गया एक एक मशीन पे तो ऑपरेशनल टाइम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ऑपरेशनल टाइम वुड देयर बाय इंक्रीज। एंड लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर कभी मैंने मशीन्स तो जो बनाई थी ना, वो बनाई थी कि मुझे साल के 10,000 यूनिट्स बनाने, यस सर, लेकिन इस बार ना मेरे को 5,000 ही यूनिट्स बने, कोविड आ गया था, लॉकडाउन था, तो मेरे यूनिट्स कम बिके। अब यूनिट्स कम बिके, अब मैं मैथमेटिकल मॉडल में अगर उस वैल्यू को डालूंगा एक्सपेक्टेड यूनिट्स को, तो शायद मेरे यूनिट अलग बनेंगे। अब यूनिट अलग बन जाएंगे, अब यूनिट अलग बने तो फिर से मेरे को भाई मशीन रीलोकेशन है। तो एक अगर फिक्स डिमांड रही तो ठीक है, अगर डिमांड फ्लेक्सिबल होती है, क्वांटिटी चेंज होती है, अप होती है, डाउन होती है, तो मेरी वैल्यू ऑफ मशीन या मशीन रीलोकेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ है, सेल शुड बी रियलाइन, सेल्स को रियलाइन करना पड़ेगा वापस, उसके कारण मशीन रीलोकेशन का कॉस्ट होगा। समझा क्या सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग? इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक एक सेल के थ्रू डालते हैं, ग्रुप ऑफ मशीन्स को एक सेल बना देते हैं, जिसके लिए एक एम्प्लॉय या एक वर्कर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये यूजुअली रिवर्स यू शेप में होता है, इसलिए मैंने यू की डायग्राम बना दी, यू शेप में होता है, ठीक है, ताकि अपन सारे मशीन्स को एक साथ देख पाए। एक वर्कर 2-3 मशीन देखेगा तो उसको एक हर दिन नई नई चीजें करने मिलेगी। सेकंड, अगर मशीन में कोई गलती हुई तो खुद भी ध्यान दे सकता है। अब इन सब के अलावा इसके लिए अपन मैथमेटिकल मॉडल लगाते हैं। दूसरा, इसमें आपका फ्लो टाइम कम होता है, प्रोडक्ट का वेस्टेज कम होता है, मतलब स्क्रैप कम होता है, इन्वेंट्रीज का रिडक्शन होता है। दूसरा, जो अंडर परफॉर्मिंग है या जो प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर सेल में गलती अपन इमीडिएटली पिन पॉइंट कर सकते हैं, वर्कर्स खुद छोटी मोटी मिस्टेक सुधारते हैं, उनका मोरल बढ़ता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी हैवी, इतनी बड़ी मशीनरी है, इधर से उधर चेंज करने में मशीन का रिलोकेशन कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा, कभी कभी मशीन रिलोकेट करने में खराब वराब हुई तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अपन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, क्वांटिटी बड़ी ज्यादा तो अपने को मशीन का रिलोकेशन का कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा, एक्सेप्शनल एलिमेंट्स, जनरल नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट आया तो इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर अपन कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते तो ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। ये हो गया आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट है, 10 ही मिनट का था, शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। इस पे केस स्टडी पे क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन, अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, प्लीज कुछ भी छोड़ना मत, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो शॉर्ट शॉर्ट, और उसको फिर अब स्टडी मैट से पढ़ो। कोई डाउट है तो देखो ये रहा मेरा नंबर, प्लीज ये नंबर पे पूछो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।